मेरी माँ ने एक विशाल हरे रंग का नाग पाल रखा था। वह नाग बेहद मोटा और ताकतवर था और माँ उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक रात माँ ने उस नाग को मेरी बड़ी बहन के बिस्तर में छोड़ दिया। मैंने देखा कि मेरी बहन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह बिस्तर पर बंधी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, अब ये नाग जवान हो गया है, इसकी भी दुल्हन होनी चाहिए। इसका साथ मिलना कई जन्मों के पुण्यों का फल है, नखरे मत कर। अगली सुबह जब मैं बहन के कमरे में गया तो अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बहन एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। सफेद चादर पर जगह जगह खून के धब्बे थे। माँ बड़े प्यार से नाग के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैंने अपनी जवान बेटी भी तेरे लिए कुर्बान कर दी। अब मेरा बेटा रोहित कब वापस आएगा? माँ की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। रोहित मेरा बड़ा भाई था। उसकी 3 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। उसी हादसे के बाद माँ इस नाग को घर ले आई थी। नाग ने माँ की ओर फुफकारा और फिर दोबारा मेरी बहन के कंबल में घुस गया। बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह माँ से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन माँ गुस्से से बोली, ये नाटक बंद कर, पहले भी तो सब सह चुकी है। इस नाग को खुश रख, अगर ये खुश हो गया तो तेरे भाई को वापस ले आएगा। कुछ ही देर में नाग मेरी बहन के कपड़ों के अंदर गायब हो गया। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि वह दर्द में थी या बेहोशी में। माँ ने जमीन पर थूकते हुए कहा, अभी तक मना कर रही थी, अब इसके बिना रह भी नहीं पा रही है। उस रात मेरी आंख अचानक खुली। मैंने देखा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। ध्यान से देखा तो वह मेरी बहन थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरे शरीर से ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, दीदी तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है? वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, जिस लड़की की इज्जत उस राक्षस ने छीन ली हो, उसके शरीर में अब कैसी गर्मी बचेगी। मैं तुझे सिर्फ एक बात बताने आई हूँ, 2 दिन के अंदर यहाँ से भाग जा, नहीं तो माँ तुझे भी नहीं छोड़ेगी। मैं डरते हुए बोला, लेकिन दीदी मैं तो अभी नाबालिग हूँ। बहन ने मेरी ओर देखते हुए कहा, उस नाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी उम्र क्या है, और माँ की नजर में हम दोनों की जान मिलकर भी रोहित से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर वो नाग तुझे नहीं मारेगा तो माँ किसी और तरीके से मरवा देगी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगली सुबह माँ की चीख सुनकर मेरी नींद खुली। मैं भागकर बाहर गया तो देखा कि मेरी बहन मर चुकी थी। उसने लाल रंग की शादी की साड़ी पहन रखी थी और छत की बल्ली से फांसी लगा ली थी। माँ की चीख सुनकर पड़ोस के बुजुर्ग रघुनाथ काका भी आ गए। उन्होंने बहन की लाश देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, लाल कपड़े पहनकर फांसी लगाई है, क्या वह प्रेत बनना चाहती थी? माँ रोते हुए बोली, रोहित अभी तक वापस नहीं आया, ये कैसे मर गई? अब मेरा बेटा कैसे लौटेगा? रघुनाथ काका ने गुस्से में माँ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगर तूने सब सच सच नहीं बताया तो इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। अभी भी तुझे अपने बेटे की ही पड़ी है। माँ डरकर चुप हो गई। रघुनाथ काका मेरी बहन की लाश के चारों ओर घूमे, फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोले, रानी तेरी बहन ने तुझ पर हमेशा प्यार लुटाया है, आज रात उसकी अंतिम पहरेदारी तू करेगी। मैं घबरा कर बोला, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तेरी बहन की मौत असमय हुई है, अगर आज रात उसका कोई अपना उसके साथ नहीं रहेगा तो उसकी आत्मा भटकती हुई प्रेत बन जाएगी और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इतने में माँ रसोई से एक बड़ा चाकू लेकर बाहर आई और मेरी तरफ घूरते हुए बोली, अगर तू नहीं गया तो मैं अभी इसी वक्त तुझे काट डालूंगी। रघुनाथ काका ने कहा, डर मत, पहली रात नई आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं होती। रात को मैं बहन के ताबूत के पास बैठा रहा। कुछ देर तक उसे देखता रहा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और उसकी जगह दुख ने ले ली। मैंने धीमी आवाज में कहा, दीदी अब समझ आया कि कल रात तुम मुझे भाग जाने के लिए क्यों कह रही थी। तुम पहले ही सब समझ चुकी थी। शायद तुम्हारा चले जाना ही बेहतर हुआ। कम से कम अब कोई तुम्हें और तकलीफ नहीं देगा। दीदी अगला जन्म मिले तो किसी अच्छे घर में जन्म लेना, इंसान नहीं तो कोई जानवर ही बन जाना, लेकिन ऐसी माँ की औलाद कभी मत बनना। मैं अभी अपनी बहन से बातें ही कर रहा था कि तभी अचानक धड़ाम की तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। मैं डर कर उछल पड़ा। दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी थी, उसके साथ वही विशाल हरा नाग भी था। जैसे ही वह अंदर आया, बिना एक पल रुके सीधा मेरी बहन के ताबूत में घुस गया। मैं लगभग रोते हुए माँ से बोला, माँ दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम अब तो उसे चैन से रहने दो। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, नाग की इच्छा है, मैं क्या करूं? तेरी बहन मर गई तो क्या हुआ, मरने के बाद भी उसे इसी की सेवा करनी होगी। फिर माँ ने मेरी तरफ घूर कर एक डरावनी मुस्कान दी और बोली, या फिर उसकी जगह तू भी जा सकती है। माँ की वह मुस्कान देकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तब तक वह नाग ताबूत के अंदर कहीं गायब हो चुका था। मुझसे यह सब और नहीं देखा गया। मैं बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मुश्किल से 2 मिनट ही बीते होंगे कि अंदर से माँ की जोरदार चीख सुनाई दी। मैं घबरा कर दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। जो नजारा मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। मेरी बहन के शव के नीचे खून का बड़ा सा तालाब बन चुका था। नाग का शरीर 2 टुकड़ों में कटा पड़ा था। उसका फन एक तरफ बड़ा फुफकार रहा था, लेकिन उसकी पूंछ गायब थी। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बड़बड़ाते हुए बोली, ये कैसी अशुभ बात हो गई? फिर उसने बिना झिझक मेरी बहन के शव के अंदर हाथ डाल दिया। कुछ देर बाद उसने नाग की लंबी पूंछ बाहर खींच ली। उसने फन और पूंछ को फिर से जोड़कर बड़े प्यार से सहलाया। जब उसे यकीन हो गया कि नाग अभी जिंदा है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर मेरी ओर घूरते हुए बोली, यहाँ की सारी सफाई कर दे, अगर कल किसी को जरा भी शक हुआ तो तुझे जान से मार दूंगी। मैंने सिर झुका लिया। जी माँ। मेरे जवाब से संतुष्ट होकर वह वहाँ से चली गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही रघुनाथ काका फिर घर आ गए। उन्होंने मुझे देखकर कहा, रानी देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक रहेगा। मैंने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोला। रघुनाथ काका सीधे ताबूत के पास गए। जैसे ही उनकी नजर मेरी बहन के शव पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ मुड़कर पूछा, रानी सच सच बता, कल रात यहाँ कुछ हुआ था क्या? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी माँ बाहर से अंदर आ गई। वह बनावटी हंसी के साथ बोली, अरे क्या होना था, मैं भी तो यही थी, सारी रात सब शांत था। काका अब ज्यादा मत सोचिए, जल्दी से अंतिम संस्कार करवा दीजिए। लाश ज्यादा दिन घर में रहेगी तो पूरे खानदान की सुख शांति चली जाएगी। रघुनाथ काका ने माँ की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया।
किया। वह लगातार मेरी आंखों में देखते रहे। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, रानी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कल रात सच में कुछ नहीं हुआ? मैंने चुपके से माँ की तरफ देखा। वह मुझे गुस्से से घूर रही थी। डर के मारे मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं काका, कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूरी रात जागती रही। मेरी बात सुनकर रघुनाथ काका की भौहें और सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह संभव नहीं है। सिर्फ एक ही रात में तेरी बहन की आत्मा का क्रोध इतना कैसे बढ़ गया? हालांकि उन्हें शक था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, रानी अभी तुरंत अपनी नानी के घर जा और वहां से एक बूढ़ा लाल कलगी वाला मुर्गा लेकर आ। मैंने हैरानी से पूछा, काका हमारे घर में भी तो मुर्गे हैं, फिर नानी के घर से ही क्यों? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर साधारण मौत होती तो तुम्हारे घर का मुर्गा काफी था, लेकिन तेरी बहन की आत्मा में बहुत भारी रोष है। उसे शांत करने के लिए साधारण मुर्गा काम नहीं आएगा। तेरी नानी के घर वाला मुर्गा कई साल पुराना है। उसकी लाल कलगी और उसका तेज बहुत प्रबल है। वही इस काम में मदद करेगा। अगर कोई और मांगने जाता तो तेरी नानी शायद कभी न देती, लेकिन तू मांगेगी तो वह मना नहीं करेगी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर हिम्मत जुटाकर नानी के घर की ओर दौड़ पड़ी। जब मैं वहां पहुंची तो समझ नहीं पा रही थी कि बात कैसे शुरू करूं, लेकिन मेरी नानी पहले से ही सब समझ चुकी थी। उन्होंने पहले से बंधा हुआ बड़ा मुर्गा मेरे सामने लाकर रख दिया। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। नानी ने धीरे से कहा, ले जा बेटा, मुझे पूरा सच तो नहीं पता, लेकिन इतना समझ गई हूँ कि तुम्हारे घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। ये मुर्गा कई सालों से मेरे साथ है। अगर कोई और इसे मांगता तो मैं कभी नहीं देती, लेकिन रानी मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी नातिन की तरह माना है। तेरे लिए मैं एक पल भी नहीं सोचूंगी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और नानी के सामने सिर झुका दिया। मैं रोते हुए बोला, नानी आज से आप ही मेरी असली नानी है। अगर मैं इस मुसीबत से जिंदा बच गया तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। नानी ने मुझे उठाते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब उठ जा, तेरी बहन चली गई है, अब सबसे बड़ा खतरा तुझ पर है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, रानी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरी माँ कभी तुझे मांस बनाकर खिलाए तो भूल कर भी मत खाना। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरान रह गया, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाया। जब मैं घर पहुंचा तो रघुनाथ काका आड़ू की लकड़ी से कीलें बना रहे थे। भारतीय संदर्भ में इसे पवित्र लकड़ी की कीलें माना गया। उन्होंने मेरे हाथ में मुर्गा देखा तो राहत की सांस ली। मुझे पता था तेरी नानी तुझे कभी मना नहीं करेगी। मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उन्होंने कहा, जल्दी जा, मुर्गे की बलि देकर उसका खून एक बर्तन में इकट्ठा कर ला। मैं मुर्गा लेकर रसोई में चला गया। जैसे ही मैंने खून इकट्ठा किया और पीछे मुड़ा, मेरी माँ बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। मैं घबरा गया। माँ आप कब आई? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी साड़ी में से काली शीशी निकाली। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उस शीशी का सारा तरल मुर्गे के खून वाले बर्तन में डाल दिया। मैं दंग रह गया। वह भी खून जैसा ही दिख रहा था, लेकिन किसका खून था ये समझ नहीं आया। मैंने घबरा कर पूछा, माँ ये क्या है? माँ ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी घबराने की जरूरत नहीं। मुर्गे के खून में पवित्र लकड़ी की कीलें डुबोकर तेरी बहन की आत्मा को बांधना चाहते हो ना? मैंने सिर हिलाया। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं चाहता। माँ बोली, तो अभी जो देखा है उसे यहीं दफना देना। बस थोड़ा सा खून है, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मुर्गे के खून की शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि तेरी बहन की आत्मा को हमेशा के लिए कैद न होना पड़े। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे यकीन था कि माँ इतनी दयालु कभी नहीं हो सकती। मेरी चुप्पी देखकर माँ का चेहरा गुस्से से भर गया। मैं डरकर बोला, जी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं वह खून लेकर रघुनाथ काका के पास पहुंचा। तब तक वे पवित्र लकड़ी की 7 कीलें तैयार कर चुके थे। उन्होंने उन कीलों को खून में डुबो दिया। मैं कई बार उन्हें सब सच बताना चाहता था, लेकिन माँ लगातार मुझे घूर रही थी। मुझे बोलने का एक भी मौका नहीं मिला। शायद रघुनाथ काका मेरी बेचैनी समझ गए थे। उन्होंने पूछा, रानी क्या बात है, तू कुछ कहना चाहती है? मैंने हिम्मत नहीं जुटाई और बस पूछा, काका इन कीलों को मुर्गे के खून में डुबोकर क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, तेरी बहन की आत्मा को बांधने के लिए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो मेरी दीदी का क्या होगा? उन्होंने गहरी सांस ली। उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ ये बहुत कठोर है, लेकिन उसकी मौत बहुत भयानक हुई है। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी